नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज पूरे देश भर में छाया हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक बहुत दिलचस्प तस्वीर आई। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है, एक ऐसा अध्याय जो कई सवाल लेकर भी आया है। दरअसल एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके आकस्मिक निधन के बाद सीधे तौर पर यह सवाल उठ रहा था कि अब इस विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। तो आज उन अटकलों से पूरी तरह से पर्दा उठ गया और सुनेत्रा पवार, जो दिवंगत अजीत पवार की पत्नी हैं, उन्होंने न केवल वो विधायक दल की नेता चुनी गई बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र की पहली डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। यानी महाराष्ट्र को उनकी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिल गई है सुनेत्रा पवार के रूप में। यह बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर थी, ये बहुत भावुक पल था, ये बहुत ऐतिहासिक पल था क्योंकि सुनेत्रा पवार जो पहले राज्यसभा की सांसद भी 2024 में चुनी गई थी और अब क्योंकि वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं तो उन्होंने इस शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले अगर आज की शुरुआत की जाए तो आज का दिन इसलिए खास था क्योंकि आज सबसे पहले विधायक दल का नेता चुना जाना था। तो सुनेत्रा पवार को बिना किसी इफ एंड बट्स विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और फिर शपथ ग्रहण कर ली गई उनके द्वारा पहली डिप्टी सीएम के रूप में। अब सवाल यह है कि एनसीपी, वो एनसीपी जो अभी तक अजीत पवार के दम पर आगे बढ़ रही थी, सुनेत्रा पवार क्या अजीत दादा के उस लेगेसी को पूरी तरह से आगे ले जा पाएंगे। और खास तौर से ऐसे समय में जब ये चर्चाएं चल रही हो कि एनसीपी और एससीपी का विलय, ये ख्वाहिश रख रहे थे अजीत पवार साहब और इसके लिए तमाम कवायद भी चल रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो विलय अब संभव हो पाएगा। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल इस पूरे के पूरे प्रकरण में अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद यह कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी परिवार को एक नहीं होने देना चाहती, ये आरोप एससीपी की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि अभी एनसीपी के तमाम जो नेता हैं, लीडर्स हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हो या छगन भुजबल हो, जो फर्स्ट लॉबी के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात अभी बहुत जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल ये है जब अजीत दादा हमारे बीच नहीं है और पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूती देनी है, पार्टी को जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इमोशनली स्ट्रांग करना है और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सुनेत्रा पवार सामने आती और यही निर्णय लिया गया कि सुनेत्रा पवार आगे आई हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। सवाल यह है कि शपथ तो ले ली है लेकिन विलय पर अभी सस्पेंस बरकरार है। यह विलय होगा या नहीं होगा, यह सवाल ऐसे समय में उठ रहा है जब आज सुबह यह खबर आती है कि पार्थ पवार, जो कि अजीत पवार के बेटे हैं, वो शरद पवार से मिलने पहुंचते हैं। दूसरी तरफ यह खबर भी आती है कि जब सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण कर रही थी उस समय सुप्रिया सुले अजीत पवार की माताजी से मिलने उनके आवास पर पहुंची हुई थी और जब उनसे ये प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई कि अब तो सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम हो रही हैं, विधायक दल की नेता भी चुन ली गई हैं, तो इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया से सिर्फ 3 शब्द निकले, राधे कृष्ण हरि, यानी वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती हैं। सवाल यह भी है कि एक प्रतिक्रिया शरद पवार साहब की भी आई जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि क्या आपको मालूम है कि आज शपथ होने वाली। उन्होंने कहा शपथ के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि दरअसल अजीत पवार परिवार को एक होते हुए देखना चाहते थे। 12 फरवरी, जो आगामी 12 फरवरी है, 12 फरवरी को इसकी औपचारिक घोषणा भी होने वाली थी क्योंकि इसके पहले कई बैठकें हो चुकी थी। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम अटकलें तब से सुर्खियां बटोरनी तब से इसने शुरू की थी जब दीपावली पर ये दोनों ही जो अलग हो गए थे, जो परिवार, एक साथ एक कैनवास पर सामने आए और उसके बाद से ही ये तस्वीर लगातार और ये अटकलें, ये कवायद, इस कवायद को लेकर सुर्खियां और खबरें लगातार चर्चा बटोरने लगी कि बहुत जल्द एनसीपी और एससीपी एक हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ये सपना पूरा हो पाता, अजीत पवार साहब का आकस्मिक निधन होता और उसके बाद की ये जो तमाम तस्वीरें हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बीच में सवाल अभी बरकरार है कि शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अब विलय होगा या नहीं होगा? क्या शरद पवार की एससीपी
और वो एनसीपी जिसकी रचना को गढ़ने वाले तो शरद पवार थे, लेकिन आज की तारीख में जब एनसीपी का मतलब अजीत पवार हो चुका हो, तो क्या एनसीपी और एससीपी एक साथ आएंगे? क्या परिवार एक होगा? ये तमाम सवाल अब समय के साथ बहुत ज्यादा उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आज रण क्षेत्र में ढूंढने का हम भी प्रयास करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जब शाम 5:05 पर महाराष्ट्र को उसकी पहली महिला डिप्टी सीएम मिली, सुनेत्रा पवार। जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी तो उस वक्त भी आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस वक्त भी अगर वहां पर कोई नाम गूंज रहा था तो वो अजीत पवार का था, क्योंकि जब सुनेत्रा पवार शपथ ले रही थी तब अजीत पवार अमर रहे के नारे लग रहे थे। आइए उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत भावुक करने वाली भी थी और बहुत ऐतिहासिक भी, क्योंकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति और इन सब के बीच सुनेत्रा पवार ने आज सुनेत्रा अजित पवार के रूप में महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम पद के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। लेकिन इस दौरान भी अजित पवार यानी अजीत दादा अमर रहे के जो नारे लग रहे थे वो अपने आप में बता रहे थे कि सुनेत्रा पवार में भी लोग अजीत पवार की ही छवि देखना चाहते हैं। तो इतना तो तय है कि कम से कम एक विरासत जो खासतौर से, क्योंकि अजीत पवार न केवल विधायक दल के नेता थे बल्कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी थे। तो ऐसे में अभी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, विधायक दल की नेता वो सुबह ही चुन ली गई थी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में विलय को लेकर क्या शरद पवार की एससीपी और एनसीपी जिसकी बागडोर अब सीधे तौर पर सुनेत्रा पवार के कंधों पर आ चुकी है, क्या ये एक होंगे? विलय पर क्या सस्पेंस अभी भी बरकरार रहेगा या समय के साथ बहुत जल्द तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी? इस पर हम आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी चलता रहा, चंद रिएक्शंस और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा।
महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला बन गई है, इसका बहुत। लेकिन क्या है कि ये जो घटना घटी थी बहुत अच्छी नहीं थी, हम अभी संभल नहीं पाए। यह भी एनसीपी का अंदरूनी विषय है। एनसीपी के सारे विधायकों को और एनसीपी के नेतृत्व को ऐसा लगा कि जितना जल्दी हो अजीत दादा की वजह से जो खाली हुआ है, जो खालीपन तैयार हुआ है महाराष्ट्र कैबिनेट में या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की जगह पर, उसको जितना जल्दी हो भर दिया जाए। ऐसा एनसीपी के जो अंदर के जो लोग हैं, जो इस समय पार्टी संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ। तो मुझे लगता है कि इस विचार का सम्मान होना चाहिए और इस पर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। मतलब पूरे महाराष्ट्र के लिए, स्पेशली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले कभी महिला उप मुख्यमंत्री पद नहीं आया किसी को, मतलब महाराष्ट्र में पहली महिला डीसीएम होने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए। और सबको ऐसा लगता है कि एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमने देखा है महिला लगातार सोशल वर्क पे महिलाओं के लिए, युवकों के लिए बहुत काम किया करती थी। अब उसका जो बेनिफिट है पूरे महाराष्ट्र को देखने मिला, हम उसको उसी तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच लेके देख रहे हैं। और उसके बाद जो उनका एक रोल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी से लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरे महाराष्ट्र में फैल के वो काम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बारामती का एक मॉडल बनाया था, उसी तरीके से मॉडल हम देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में। ये जो हो रहा है, क्या ये नैतिकता है? क्या ये शोभा देता है किसी भी राजनीतिक दल को कि जिस नेता की चिता अभी तक जली रही हो, 2 दिन भी नहीं बीते हों? हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि जब तक श्राद्ध का कार्यक्रम नहीं हो जाता, तब तक तेरही नहीं हो जाती, कोई भी नया काम, शुभ काम नहीं होता। क्या ऐसी जल्दबाजी है कि सुमित्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? ये अलग अलग पार्टी, अजय दादा की पार्टी अलग है, शरद पवार साहब की पार्टी अलग है। अभी उसमें उनका इंटरनल क्या इश्यू हमको पता नहीं है, फैमिली भी और पार्टी का भी क्या रिलेशन उनका अभी हमको तो जानकारी नहीं है। इसलिए शरद पवार साहब ने कुछ बताया होगा तो उनका निजी मामला। एक बात अच्छी भी है और दूसरी तरफ से दादा हमारे में नहीं है, ये बात बुरी भी है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको तो आगे जाना है और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, सुनेत्रा वहिनी, जो हमको लेके, सबको लेके, साथ में लेके चल सकती है। और उनके फैमिली में से किसी न किसी को आगे आना था, तो वहिनी की शपथ विधि हुई है और हमको लगता है कि वो अच्छा काम करें। तो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों। दूसरी तरफ एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, उनका ये कहना है, पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये समय की मांग थी। और जैसा आपने सुना भी कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो न केवल अजीत दादा अमर रहे के नारे लग रहे थे, बल्कि ये भी कहा जा रहा था, बहनी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब भाभी आप आगे बढ़िए, हम साथ में। यानी सपोर्ट पूरी तरीके से सुनेत्रा पवार को यहाँ पर देने की कोशिश नारों के माध्यम से की गई। लेकिन सवाल वही है कि आखिर उस विलय का क्या, जिसे लेकर अजीत पवार ने कवायद शुरू की थी, क्या वो विलय संभव हो पाएगा अब, या फिर उस विलय पर अब भी सस्पेंस बरकरार रहेगा? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शैलेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ एनसीपी का पक्ष रखेंगे शहनवाज सिद्दीकी साहब, हमारे साथ जनमान्य पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़ चुके हैं, और मेरे सहयोगी प्रभाकर गिरी भी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रभाकर आपके साथ करना चाहती हूं कि अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन अब आगे क्या? सवाल आगे क्या का इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अभी भी पार्टी विलय को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। प्रभाकर जी लावनी, मैं आपको बता दूं कि हम वहीं मौजूद थे और जैसे कि कल ही हमने बता दिया था कि आज शाम 5 बजे शपथ लेंगी, और वही हुआ। और जिस तरह से बातें जो शरद पवार की हम क्या कह रहे हैं, तो शरद पवार जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, जो कि हमने बता दिया था कि
शरद पवार उपस्थित नहीं रहेंगे इस कार्यक्रम में, जो कि हमें रोहित पवार ने जानकारी दी थी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये चाचा जो हैं अपने बहू के कार्यक्रम में नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि क्या इनका विलय होगा या नहीं होगा। जैसे कि उस समय ये बताया गया था कि विलय हो जाएगा, 12 तारीख तक विलय हो जाएगा, जो कि हमें जानकारी मिली थी। लेकिन अब जो है, जो माहौल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो शरद पवार जो हैं उनको वहां शपथ विधि समारोह में आना था, और जिस तरह से हमने बताया था कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद रहेंगे, तो उप मुख्यमंत्री दोनों वहां मौजूद थे। और उस समय जो है कहीं भी शरद पवार को जो बुलाया गया था, शरद पवार वहां पहुंचे नहीं। तो अब ये देखना बेहद जरूरी होगा कि आगे चलकर क्या पता ये विलय होगा या नहीं होगा। कि विलय का अब आसार जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका जो इनको जो आना था जो शपथ समारोह में, मगर ये आए नहीं। तो ये क्या दर्शाता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब एक बड़ी दिलचस्प बात प्रभाकर, इस दौरान जो जिससे सुर्खियां बटोरी, ये भी कहा गया कि जिस वक्त सुनेत्रा पवार शपथ ले रही थी, उस वक्त सुप्रिया सुले अजीत पवार जी की माताजी से मिलने के लिए पहुंची हुई थी, और आप लोगों ने शायद उनसे बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर रामकृष्ण हरि बोला। वो क्या मैसेज देने का प्रयास था? जी बिल्कुल, उन्होंने रामकृष्ण हरि कहा, लेकिन अभी इसका मतलब तो राजनीतिक खेमे में भी क्या लगा। माता जी से मिलने पहुंची भाभी, एक तरफ शपथ ग्रहण ले रही हैं, लेकिन वो मिलने पहुंचती हैं अजीत पवार जी की माता जी से। जी बिल्कुल, वहां पहुंचे वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कह के बात को टाल दिया। अभी यहाँ पर देखिए, वहां पर तो रामकृष्ण हरि हुआ और यहाँ पर तो रामकृष्ण हरि भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो ये भी नहीं कहा गया कि हाँ मैं आऊंगा वहां या शपथ विधि, कम से कम ये तो दिखाता वहां पर। लेकिन इस तरह की भी कोई बातें नहीं हुई वहां पर कि वो वहां पहुंचे ही नहीं। वहां पर पहले ही उन्होंने रोहित पवार द्वारा जो है सबको जानकारी दिला दी कि मैं वहां नहीं आ रहा हूँ शपथ विधि में। और सुबह के समय जब पूछा गया क्या आपको पता है कि आप सुनेत्रा पवार जो है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और वो अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, तो जिस तरह से जो बातें जो कही गई, तो उन्होंने सीधा उसी तौर पे कह दिया कि हमें इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। जबकि जानकारी उन्हें हर चीज की होती है, हर चीज की रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने सीधा ये कह दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद वहां पर ना पहुंचना, संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शहनवाज सिद्दीकी साहब जो एनसीपी का पक्ष रख रहे हैं, मैं शहनवाज जी आपके पास सीधे आ रही हूँ। संकेत धीरे धीरे मिल रहा है और आरोप भी लगना शुरू हो गया कि इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी शपथ ग्रहण समारोह भी कर दिया, शपथ ग्रहण भी कर दिया, और इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है क्या कोई घबराहट हो रही थी कि विलय अगर हो गया तो बहुत कुछ बदल सकता है, पार्टी हाथ से जा भी सकती है, यह भी आरोप लग रहा है। शहनवाज सिद्दीकी सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पक्ष संगठना और परिवार ये दोनों अलग चीजें हैं। परिवार पहले भी एक था, एक है और एक रहेगा, लेकिन पक्ष संगठना जो होता है उसके बारे में डिसीजन सबको पूछ के लिया जाता है। नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको साथ लेके चलना होता है। शहनवाज जी, आपने कहा परिवार एक था, एक होता तो फिर यहाँ तो फिर शरद पवार जी भी मौजूद होते, यहाँ सुप्रिया सुले भी मौजूद होते, तो ये कहना थोड़ा सा जी, उनकी अपनी कुछ निजी वजहें हो सकती हैं, परिवार को लेकर के हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन पक्ष संगठन के बारे में हम आपको बता सकते हैं कि संगठन में अगर शीर्ष नेता के साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो उसको एक रखने के लिए, ताकि आपस में कोई गठबाजी ना हो, कोई दूसरी परिस्थिति नहीं पैदा हो जाए, उसके लिए फौरी तौर पे एक नेतृत्व लाने की जरूरत होती है ताकि संगठन एक रहे। उसको देखते हुए ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा 1984 में जब पंत प्रधान इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तब वही सिचुएशन में आपने देखा होगा कि राजीव जी को किस तरीके से पॉलिटिक्स में लाया गया, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी, ताकि उनका पक्ष संगठन बचा रहे और देश को नेता की भी जरूरत थी। उसी तरीके से महाराष्ट्र के जो मंत्रालय हैं उनको भी चलाना है, उनके पास जो भी पोर्टफोलियो थे उसको भी रनिंग करना है उनको, और संगठन को भी साथ लेके चलना है। तो ये कोई
ऐसी चीज नहीं है कि ये जल्दबाजी में शहनवाज किया जी, गया फैसला। बात तो यही है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई पार्टी को एकजुट रखना, पार्टी कार्यकर्ताओं का मोराल आगे बढ़ाना, इसके लिए ये आवश्यक था। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जब राजकीय शोक भी 3 दिनों का घोषित किया गया, जब आप लगातार जो परिस्थितियां थी उसे देख रहे थे, एक पत्नी के लिए उनके पति का जाना क्या मायने रखता है ये शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता, तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत जल्दी क्यों किया गया? क्या थोड़ा वक्त और नहीं लिया जा सकता था? और जब नहीं, बिल्कुल। जी पार्टी विलय की भी तो बात चल रही थी ना, तो क्या ये भी कहा जा रहा है कि क्या घबराहट थी कि पार्टी हाथ से चली जाएगी? बाजी में लिया नहीं गया है। 3 दिन का समय होता है, काफी होता है। चर्चा चल रही थी आपस में, और विलय को लेके अभी तक किसी ने ये थोड़ी कहा है कि विलय नहीं होगा या होगा, उस पर भी चर्चा चल रही है। पहले संगठन को अपना एक नेता देना था, और वो पवार परिवार से था। सुनेत्रा वहिनी का जो मायका है और जो उनके ससुराल है, इसमें राजनीति उन्होंने अपनी बहुत नजदीक से देखी है, और वही एक ऐसा चेहरा है जो अच्छी नेतृत्व दे सकती है पक्ष को, और पक्ष मजबूती से रह सकता है। इसलिए ये फैसला सर्व सम्मति से लिया गया। हमारे जो विधानसभा के और विधान परिषद के सारे नेता, आपने देखा होगा कि एक मत थे इस बात को लेकर के, किसी की कोई दो राय नहीं थी, और सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने शपथ। चलिए शैलेश पांडे जी, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता और अब डिप्टी सीएम, पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है विपक्ष। सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आपने परिवार को एक नहीं होने दिया, इसके पीछे आप मतलब बीजेपी का ही सबसे बड़ा रोल है। नहीं, परिवार को एक होने से कौन रोक सकता है? परिवार तो अभी भी एक हो सकता है। शरद पवार जी चाहे तो सुनेत्रा जी को समर्थन देकर वो मर्ज करे, सुनेत्रा जी को नेता माने, क्योंकि देखिए ये खुले तौर पर अजित दादा पवार के साथ 50 से ज्यादा विधायक और हजारों कार्यकर्ता, लाखों सदस्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को छोड़ के अजित दादा पवार जी के साथ आए, और आज उनका संगठन सबसे बड़ा है, और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज भी वो चाहे तो सुनेत्रा पवार जी के साथ आकर इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उनका परिवार का भी एकमत हो सकता है और पार्टी का भी विलीनीकरण हो सकता है। लेकिन ये तो खैर उनका आपसी मामला है, शरद पवार जी का व्यक्तिगत विषय है, उनके पार्टी का विषय, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वही जाने। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार गठ के नेताओं ने एक मत से सुनेत्रा ताई को विधायक दल का नेता बनाया, उन्हें महाराष्ट्र राज्य का प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं उसकी पहले तो सबसे उनको शुभकामनाएं देता हूं कि महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिली है। और सुनेत्रा ताई के बारे में विरोधी भले ही कुछ बात करे, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में थी, वो राज्यसभा की सदस्य भी थी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सक्रिय राजनीति में रही और अब बट नेचुरल है कि उनका एज ए सोशल एक्टिविस्ट अगर देखा जाए सामाजिक तौर पर, तो उनका एक लंबा करियर रहा है, क्योंकि 20 सालों से लगातार अगर वो अपने हस्बैंड के साथ भी जुड़ी हुई थी, सामाजिक कार्यों में बहुत जुड़कर वो हिस्सा भी लेती थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है ना शैलेश जी कि आपने कहा कि ये उनकी पार्टी का डिसीजन हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में उनको स्थापित करने का निर्णय ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का ही था, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि अगर विलय हो जाएगा तो बहुत तस्वीर बदल सकती है, और सबसे बड़ी तस्वीर ये होती कि अगर विलय हो जाता है तो ये जो एनसीपी नहीं बनती जिसमें कि शरद पवार भी आ जाते, क्या वो एनडीए का हिस्सा रहते या नहीं रहते, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी आप लोगों के लिए, और इसीलिए ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जल्दीबाजी करा दी। शैलेश जी। नहीं, देखिए विरोधियों का काम है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अब किसने क्या कहा क्या नहीं किया वो महत्वपूर्ण नहीं, जो हो रहा है जो दिख रहा है वो महत्वपूर्ण है। काल के गर्त में और भविष्य के गर्भ में क्या है इस पर चर्चा करके कोई मतलब ही नहीं है। जो हो रहा है वो आप देखिए, और वो जो हो रहा है वो सत्य है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए ही तो होता है, और इसीलिए समय की ये मांग है कि इस पर भी चर्चा हो। सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, अब तो हाँ 20 सेकंड में पूरा कर लीजिए। शैलेश जी 20 सेकंड, हाँ पूरा कर लीजिए 20 सेकंड। विषय ऐसा है कि अजित दादा पवार की जो लेगेसी थी, जो कार्यशैली था, जो उनका लोकप्रियता था,
जो ऐसा नहीं होता तो आज इतने बड़े तादाद में लोग उनके पार्टी में क्यों थे? आज वो सत्ता में थे, लोगों का काम कर रहे, महाराष्ट्र के विकास के लिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, वो एज उप मुख्यमंत्री एक डैशिंग उप मुख्यमंत्री काम कर रहे थे। आज लोगों उनके पार्टी के विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो जन भावना थी, वो जन क्योंकि भावना उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि छोटे से लेकर बड़े तक, नीचे से लेकर ऊंचे पद तक के लोगों के साथ जो उनकी कंपैटिबिलिटी थी, सामंजस्य था, वो बहुत ज्यादा खास था। सुरेंद्र स्वामी जी, इस पर तो हम लोग ने लगातार बात की भी है, लेकिन ये जो अभी परिस्थिति बनी है सुरेंद्र जी, वाकई क्या जल्दबाजी की गई? और अगर ये जल्दबाजी की गई तो क्या ये समय की जरूरत थी? और विलय को लेकर क्या फिर? लावनी जी, जो बात आनंद दुबे का आपने दिखाया जी, आधा घंटे पहले मेरे दोस्त का अमेरिका से इसी विषय को लेके फोन आया। वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि प्रजातंत्र भी राजतंत्र है और राजतंत्र में सत्ता में वैक्यूम नहीं रखा जाता है। ये लोग ये कहना चाहते हैं कि देश का राजा मर जाए, राज्य का राजा मर जाए, पार्टी का राजा मर जाए तो आप 10 दिन घर बैठे रहिए, और अगर वो उसका जो उत्तराधिकारी है वो कहे नहीं जी मैं तो 10 दिन कुछ नहीं करूंगा, हमला हो कुछ हो मेरे कोई लेना देना नहीं, ऐसे नहीं होता है। साधारण परिवार और राज परिवार में ये अंतर होता है। राज्य की सत्ता में वैक्यूम नहीं रखा जाता, इसलिए सुनेत्रा परिवार जी का शपथ लेने में कोई जल्दबाजी, कोई गलत, कोई धर्म विधान के खिलाफ बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं, जैसे मैंने 3 बजे की डिबेट में भी कहा था कि भाई शेर तो इनका चला गया। जो अजीत दादा थे वो पार्टी के शेर थे, तो किसी को डर नहीं था। अब अचानक से जो पार्टी है वो खरगोश का बच्चा बन गई है, सब लोगों की उस पर निगाह है, सबको डर है पोचिंग का। तो इसलिए जो पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पार्टी को पोचिंग से बचाएं, अपनी पार्टी को बिखरने से बचाएं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, विधि विधान से भी, हिंदू धर्म से भी किसी तरह नहीं है, क्योंकि राज सत्ता और आम आदमी की जिंदगी का आप इन चीजों को लेकर के कोई मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आप देखिए, इन्होंने बिल्कुल साधारण वस्त्र पहने, कोई फूलों के गुलदस्ते, मतलब एक कितने अच्छे गंभीर सोलेमन उसमें इन्होंने शपथ ली। तो जो लोग कह रहे हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसमें कोई नहीं है बात। अब प्रश्न आता है कि विलय को लेकर के। हाँ सर, विलय की बात कर लूंगी, मैं आप ही से शुरू करूंगी, ये मेरा वादा है, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। आपने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि ये समझना होगा कि प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं, और राजा और प्रजा में यही अंतर होता है कि अगर राज परिवार से है, मतलब जिसको शासन करना है, वहां पर वैक्यूम नहीं रख सकते हैं। और यही वजह थी कि जो लोग इसे जल्दबाजी कह रहे हैं उनको इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। लेकिन विलय को लेकर क्या होगा? सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है, पहली महिला डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की बन चुकी है, और इन सबके बीच विलय पर बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या एनसीपी एससीपी मिल पाएगी। और जैसा मैंने ये वादा किया था सुरेंद्र स्वामी जी से कि विलय को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, सुरेंद्र जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए परिस्थितियां बहुत कुछ कह जाती हैं और परिस्थितियों के अनुरूप ही राजनीति में कदम लिए जाते हैं, और वही परिस्थिति आज है। लेकिन विलय को लेकर अगर आपने देखा हो तो आज शपथ से पहले, जैसे अभी मेरे सहयोगी प्रभाकर भी बता रहे थे कि 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं शरद पवार जी की तरफ से आई। पहले तो प्रतिक्रिया आई कि उन्हें पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि आज शपथ ग्रहण हो रहा है, शपथ हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा ये स्पष्ट कर दिया गया, जब शपथ हो रही है तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हाँ वो नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या संकेत देता है? और तीसरा, सुप्रिया सुले जो अजीत जी की माता जी से मिलने के लिए पहुंची, ये तमाम परिस्थिति क्या संकेत देती है? नहीं, देखिए, मेरा 3 दिन से यही स्टैंड है कि शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार विलय चाहते थे। कोई पार्टी में ये नहीं कह रहा है कि शरद पवार विलय चाहते थे। आप बात को समझिए, सब ये कह रहे हैं कि अजीत पवार चाहते थे कि परिवार एक हो जाए, पार्टी का विलय हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि शरद पवार चाहते थे पार्टी का विलय हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब उनकी बातचीत चल रही थी तो उसके क्या रूपरेखा होनी थी वो किसी को मालूम नहीं। तीसरी बात ये आती है कि अब जब अजीत दादा नहीं है, देखिए अगर वो मुखिया होते इनकी पार्टी के,
उन्होंने पार्टी खड़ी की है, उनकी अपनी अलग ताकत थी, तो वो पार्टी को हर मुसीबत में संभाल सकते थे विलय के बाद भी। अब वो है नहीं, और नेचुरली अब शरद पवार जी बड़े हो गए हैं और महाराष्ट्र के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं राजनीतिक। मैं बात को बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना परोक्ष रूप से कह रहा हूं कि भाई शरद पवार जी बहुत व्यवहारिक आदमी है, बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, और अजीत दादा बहुत इमोशनल थे। तो वो इमोशंस में चाहते थे भाई अब मैं तो बन ही गया हूँ, सब हो गया है, इनके तो 10 ही एमएलए हैं और अब चाचा का भी हो गया है, अब उनकी बेटी है, अब सब मिलके एक करेंगे, सब साथ रहेंगे। लेकिन ऐसी सोच उधर से भी है, ये जरूरी नहीं है। ये महत्वपूर्ण अगर ऐसी सोच होती कि अजीत पवार को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये परिवार में बंटवारा ही नहीं होता। हालांकि एक प्रतिक्रिया जरूर आई थी। मैं शहनवाज सिद्दीकी जी के पास जरा जाना चाहती हूँ आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। शहनवाज जी कैमरा ऑन कीजिए, आपसे मेरा सवाल अब होगा सीधे तौर पे। शहनवाज सिद्दीकी जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शहनवाज जी को जरा दोबारा जोड़िए, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। प्रभाकर, आपके पास आ रही हूँ। जो बात अभी सुनील स्वामी जी कह रहे हैं कि अजीत जी की तरफ से तो जरूर ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था और इस खेमे से भी बात चल रही थी कि विलय चाहते हैं, लेकिन एससीपी की तरफ से ये बातें नहीं आ रही थी। लेकिन आज शरद पवार जी की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया जिसकी बड़ी चर्चा रही। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को एक औपचारिक घोषणा होने वाली थी विलय की, और 17 जनवरी को इसे लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई थी जिसमें जयंत पाटिल और खासतौर से अजीत पवार के बीच मुलाकात भी हुई थी। प्रभाकर, ये हमने पहले भी हमने बताया इस बात को कि 17 तारीख को जो है इनकी मुलाकात हुई थी, जो कि सुप्रिया सुले और अजीत दादा जो वहां मौजूद थे, वो बंद कमरे में इनकी बातें हुई थी। और हमने जब उनसे सवाल किया कि क्या बातें हुई आप लोगों की, तो उनका ये कहना था हमारे पारिवारिक हमारी बातें हुई है, जो बंद कमरे में हुई है बंद कमरे में ही रहने दीजिए। तो इस तरह की बातें हुई थी उस समय। लेकिन बाद में जो है बातें निकल के आई कि इनका जो 17 तारीख को जो मीटिंग जो हुआ था वो कहीं ना कहीं 12 तारीख को सामने आ जी, तो ये औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी उस दिन। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यवश जो एक्सीडेंट होने के बाद अब ये विलय का जो बातें जो थी वो वहीं पर उन लोगों में ही थी और उन लोगों में ही रह गई। अभी ये बातें हम कहते हैं अजीत दादा के पास ही रह गई वो बातें। अब आगे जो है अभी ये देखना है कि क्या इनकी विलय होती है कि नहीं होती। लेकिन हमने जिस तरह का आज का जो नजारा जो देखा, जो सुबह से हम जो देख रहे हैं कि शरद पवार जी कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब बड़ी ही रोचक तस्वीरें आई और दो तरीके की बातें होती रही। शहनवाज जी, आपके पास सीधे आ रही हूँ। प्रतिक्रिया तो ये भी आई शरद पवार जी की तरफ से कि 12 तारीख को एक औपचारिक घोषणा होने वाली थी विलय की। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, बंद कमरे में क्या बातें हुई उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कि क्या बातें उनकी हुई, क्योंकि जेडपी के इलेक्शन थे और भी इलेक्शन के बारे में इनके आपस में बात हुई होगी। कि पूरी तरीके से क्या वहां पर हुआ, क्या फैसला हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें तो नहीं है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि 12 तारीख को कुछ होने वाला था तो कुछ तो सुगबुगाहट जरूर एनसीपी में रही होगी। सुगबुगाहट तो थी कि कुछ होगा, लेकिन क्या होगा उसकी कोई स्पष्टीकरण किसी ने दिया नहीं है कि हुआ क्या था मीटिंग में, किस चीज को लेकर वो मीटिंग, किस चीज को लेकर मीटिंग थी, अब ये बड़ा सवाल है। शैलेश पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जेडपी के इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, शैलेश पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शरद पवार जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है वो किस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शरद पवार जी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये कहा कि 12 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, मर्ज होने वाली थी पार्टी, तो आज आपको खुले दिल से सुनेत्रा जी को वहां पर जो उन्होंने शपथ लिया, आपने उनका साथ देना चाहिए था। आज आपने सुनेत्रा जी का साथ न देकर ये आपने दिखा दिया कि आप अजीत दादा पवार जी के भावनाओं के साथ नहीं खड़े हैं, सुनेत्रा जी के साथ नहीं खड़े हैं। और दूसरी बात, मैं अभी भी कहता हूं कि अभी भी आपके अंदर जरा भी गैरत बची है, आपके अंदर अभी भी अजीत दादा पवार की गरिमा, उनका विकास कार्य, उनके
उनके प्रति संवेदनशीलता अगर बची है तो अजीत दादा पवार महायुति के साथ मिलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे थे। तो आपको अजीत दादा पवार के विचार पर चलते हुए, उनके कार्यों पर चलते हुए, उनके शैली पर चलते हुए आपको हर तरह से उन्हें समर्थन देना चाहिए। सुनेत्रा जी के पीछे चट्टान की तरह आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सुनेत्रा जी अजीत दादा पवार की धर्मपत्नी भी है और आपके परिवार के शैलेश सदस्य भी है। जी, जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसी ही प्रतिक्रियाओं पर तो विपक्ष कह रहा है कि दरअसल आग में घी डालने का काम बीजेपी कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम कोई घी नहीं डाल रहे। ये यथार्थ आप दिख रहा है ना। मुझे बताइए, इतने बड़े संवेदनशील विषय पर आज मैं कहता हूं पवार परिवार पे, कल भी मैंने आपके चैनल पे कहा कि पवार परिवार पे वज्रपात हुआ है। महाराष्ट्र ही नहीं, देश ने एक बड़ा नेता खोया है, अजीत दादा पवार। मैंने कल उनकी सारी अच्छाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताया। मैं व्यक्तिगत उनसे मिलता था, उनके कार्य को देता था। अरे ये जो शहनवाज जी मेरे अच्छे दोस्त है, इनको मालूम है। लेकिन क्या शरद पवार जी अजीत दादा पवार की लेगेसी को, उनके कार्यशैली को, उनके विचार को आज अजीत दादा पवार ने ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण ये है कि अजीत पवार की लेगेसी को कौन आगे लेकर जाता है। वो अजीत पवार जिनको खड़ा करने में शरद पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उनके प्रैक्टिकल अप्रोच ने पार्टी को भी तोड़ दिया और अजीत पवार को भी उनसे दूर कर दिया था। लेकिन उनके इमोशंस बहुत हाई थे और इसीलिए वो परिवार को एकजुट करना चाहते थे। ये ख्वाहिश तो थी। शहनवाज सिद्दीकी जी, पार्टी के अंदर के लोग क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है, ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जो आप लोग हैं, आप क्या चाहते हैं? पार्टी के अंदर लोग ये चाहते हैं कि फिलहाल पार्टी एकजुट रहे और मजबूत नेतृत्व मिले और पार्टी के काम और दादा की विचारधारा को हम आगे लेके जाएं। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसके बाद आगे की बातें होते रहेंगी, जो भी है। नहीं, विलय को लेकर पार्टी समेकित रूप से फिर से एक हो जाए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या डिसीजन लेना है और कैसे क्या स्वरूप रहेगा, वो तय करेंगे। हमारा बोलना सही नहीं है कि हमारा पद उतना बड़ा नहीं है कि हम ये फैसला कर सकें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या एक सवाल, अच्छा ठीक है, मैं सवाल को थोड़ा आसान करती हूँ। क्या अगर एनसीपी का हिस्सा हो जाए, मतलब एक हो जाए, तो क्या पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी या कुछ संशय फिर से इफ एंड बट्स का आ जाएगा? शहनवाज जी, जो गठ है वो एक अलग है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो ओरिजिनल है वो एक अलग है। अगर आगे जाकर के ये मर्जर होता है तो इसका जाहिर सी बात है फायदा होगा, नुकसान होने की संभावना कम है। लेकिन ये पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे, सही समय आने पे सही फैसला करेंगे। फायदा होगा, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन फायदा किसको होगा सुरेंद्र जी, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और आपने भी जिससे बिल्कुल सही कहा कि शरद पवार जी बहुत प्रैक्टिकल वेटरन रहे हैं राजनीति के, और वो जानते समझते हैं कि किस समय कौन सा कदम लेना है, किस समय किसको कौन सी कुर्सी देनी है। सुरेंद्र जी, शरद पवार की छोटी पार्टी है, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र में वो विपक्ष में है, छोटी पार्टी है, ये सत्ता में है, और एनसीपी का सिंबल और नाम अजीत पवार मतलब एनसीपी के पास है। तो इनको ये कहना चाहिए था कि भाई हमने ये तय किया था, हम इनकी पार्टी में विलय हो जाएंगे। तो आज भी वो विलय हो सकते हैं, वो बता सकते हैं कि भाई विलय के बाद क्या हमने तय किया था। लेकिन मैंने कहा ना, वो बड़े व्यवहारिक आदमी है, व्यवहारिक का आप किसी तरह से अंदाजा लगा लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग सोच रहे थे कि सुनेत्रा जी एक डमी है, उनकी वाइफ है, वो ऐसे ही रहेंगी, मैं तो मतलब मुझे तो बिल्कुल उनको लेकर के बहुत आगे उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो उन्होंने अपने मैके में, ससुराल में जो राजनीति देखी और सीखी, तो उन्होंने इतनी मजबूती से पार्टी को संभाला है, नेतृत्व दिया है,
और वो उस पोचिंग से अपनी पार्टी को बचा रही है। उस पोचिंग से वो अपनी पार्टी को बचा रही है, क्योंकि इस समय विलय का हालांकि मतलब आगे आने वाला समय भी फूलों का रास्ता नहीं है, कुछ कांटे जरूर रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच क्या कुछ कहा गया शरद पवार जी की तरफ से? शरद पवार जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, वो स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए। मंत्रिमंडळाचा आज शपथविधी होतोय, घाईघाईत शपथविधी केला जातोय, आपलं काय मार्गदर्शन? पक्षाने जे काही ठरवलं त्याची उपस्थिती पक्षाने दिसते। अचानक पद्धतीनं सुनेत्रा पवारांचं नाव पुढे येतं। खरं तर हा अपघात अचानक झाला आणि अचानक पद्धतीनं सुनेत्रा पवारांचं नाव उपमुख्यमंत्री पदासाठी पुढे येतं। नेमकी काय कारण तुम्हाला अशी वाटतं की ही कारण यातून असू शकतात? आणि पक्षाची जबाबदारी करणार ते गेले, तुम्ही तरी यायला पाहिजे आणि त्याच्यातून पक्षाने निर्णय घेतलेले। सगळं मान्य आहे, पण किमान दुखवटा तरी पूर्ण झाला पाहिजे ना, एवढी घाई कशासाठी? कोण करताय सगळं? ठीक है, 20 सेकंड में जल्दी से जरा प्रभाकर से एक कमेंट लेना चाहती हूँ, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने सुन लिया कि शरद पवार साहब कह रहे हैं कि ये उनकी पार्टी का मामला है और मुझे पता नहीं है कि वो शपथ लेने वाली है नहीं, लेकिन अब तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। प्रभाकर, वो कौन सी ऐसा चैलेंज है, वो कौन सी ऐसी चुनौती है जो सबसे पहले सुनेत्रा पवार के सामने आने वाली है? क्योंकि देखिए अभी जो उनको अब मंत्रालय का बंटवारा भी होगा, और जैसा कि आपके माध्यम से ही हमें ये बात पता चली थी कि वित्त मंत्रालय अभी खैर उनको नहीं दिया जाएगा, वो देवेंद्र जी स्वयं संभालेंगे, क्योंकि 2 से ढाई महीने के अंदर बजट सेशन होगा, जब देवेंद्र जी बजट सेशन को वहां पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन वो कौन सी ऐसी चुनौती होगी जिसका सामना सबसे पहले सुनेत्रा पवार को करना है? देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज जो उनका जो पोर्टफोलियो जो दिया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय नहीं था उनके पास, तो अब जो है उनको चैलेंज यही है कि वो पहली बार जो है यहाँ मंत्रालय में वो कदम रखेंगी। पहली बार वो उप मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र की, एक तो उन पर ये भी चुनौती आ गया है कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है जी, और दूसरा पार्टी का नेतृत्व जो है, जिस तरह से अभी यहाँ पर जो बता रहे थे शाहनवाज जी, तो पार्टी का नेतृत्व जो संभालना जो है, जो उन्हें मेन संभालना और सबसे महत्वपूर्ण तालमेल बैठाना। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, और अब अजीत दादा नहीं, उनकी उस पावर को संभाल लिया है सुनेत्रा ताई ने। तो ये जो तालमेल है, ये बैठाना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय मुझे इतनी अनुमति दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि विलय पर अभी सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत दिलचस्प दिन था आज। अब आगे एनसीपी को लेकर क्या कुछ होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।